कोई भी दुनिया की ऐसी सफलता ऐसी चीज है ही नहीं जो आप प्राप्त ना कर सको। सिर्फ आपकी सोच पे डिपेंड करता है। जो चीज़ हम देखते हैं ना वही चीज़ हमारे दिमाग में बैठती है। तो लोगों को बहुत केयरफुल रहना पड़ता है कि आप क्या चीज़ देख रहे हो, आपके आसपास क्या चीज़ आप कंज्यूम कर रहे हो। अपने ऊपर विश्वास रखो, कर्म ठीक से करते रहो, आपका भाग्य चमकते देर नहीं लगेगी। हम किसी भी जगह पे एक पर्पस के लिए होते हैं, जब वो पर्पस खत्म हो जाता है ना आपको उससे मूव ऑन करना चाहिए। जिसका भी सेटन वीक होएगा उसकी बॉडी में आयरन की कमी होगी। अगर आपने अपने दिमाग में ठान लिया ना कि आपको ये चीज़ करनी है, वर्ल्ड की कोई चीज़ आपको रोक नहीं सकती। जिस इंसान के अंदर अपने काम को लेके ऑथेंटिसिटी होती है ना, उसको सक्सेस के पीछे भागना नहीं पड़ता। सक्सेस उसके पास अपने आप आती है। नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो विद कुणाल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ हमारे देश की एक और महान हस्ती, महान शख्सियत जुड़ी हुई है। दोस्तों, आज जिस शख्सियत से हम आपका परिचय कराने जा रहे हैं, उनका प्रारंभिक जीवन तो जॉब से रिलेटेड रहा है, लेकिन साथ ही साथ कुछ उनके जीवन में, उनके सफ़र में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई कि उनको लाइफ कोच बनने के लिए प्रेरित कर दिया। तो ऐसी ही एक सक्सेस से आज आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। शिखा जी हैं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत बहुत स्वागत है शिखा जी का। शिखा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो शिखा जी, जैसे कि मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों का प्रेरणा स्रोत बने, लोग इंस्पायर हों आपकी कहानी से, आपकी स्टोरी से, आपकी रियल स्टोरी से। तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि आपकी जो पढ़ाई लाइफ है, एजुकेशन लाइफ है, वो कैसी रही, कहाँ पे हुई और किस तरीके से आपने अपनी जॉब का जो मुकाम है वो प्राप्त किया। तो थैंक यू कुणाल जी, आई एम वेरी हैप्पी कि मैं इस शो में आई, क्योंकि मैं आपके शो में काफ़ी टाइम से आना चाहती थी और अभी मुझे आने का मौका मिला और मुझे लगा कि इट वॉज जस्ट destined, everything happened at the right time. So I'm very grateful to be here. मेरी पढ़ाई एक्चुअली, मैं दिल्ली में ही बॉर्न हुई, तो मेरी स्कूलिंग दिल्ली में ही हुई। लेकिन कॉलेज के टाइम पे, जब कॉलेज आने का टाइम आया, तो मुझे लगा कि मुझे नॉर्मल कोर्स नहीं करना है, मुझे बीए बीकॉम नहीं करना है। तो मुझे किसी ने सजेस्ट किया, मेरे रिलेटिव ने सजेस्ट किया कि तुम होटल मैनेजमेंट करो। तो माइंड मेरा ना हमेशा से ओपन रहता है। अगर मुझे कोई सजेशन देता है और मुझे लगता है कि हाँ ये हो सकता है क्लिक, तो मैं वो सजेशन मान लेती हूँ। मैंने वो सजेशन माना और मैं पहुँच गई IHM लखनऊ। मैंने वहाँ पे 3 इयर्स स्पेंड किए अपनी ग्रेजुएशन करने में। और फिर उसके बाद 3 इयर्स जो मैंने स्पेंड किए वो भी थोड़ा स्ट्रगल वाला टाइम था, क्योंकि इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी बाहर की दुनिया की। कौन से सन की बात है ये है 2005 टू 2008। ओके। तो इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि बाहर की लाइफ कैसी होती है, क्योंकि मैं हमेशा गर्ल्स स्कूल से ही पढ़ी थी। तो जब हॉस्टल में रही, बाहर के लोगों से मिली, वो वाली अंडरस्टैंडिंग काफ़ी आई और तभी सोच लिया था कि यहाँ से निकलूँगी तो कुछ करके निकलूँगी। तो वो 3 इयर्स मैंने काफ़ी प्रेपरेशन की, अपनी कम्युनिकेशन, ग्रूमिंग, लोगों से बात करना। ये ऐसी चीज़ है, कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा से मुझे इंट्रीग करती है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि लोग, एक वो होता है ना, वो सेट ऑफ पीपल होते हैं जो बड़े चार्मिंग वे में बात करते हैं, बड़े फैसिनेटिंग से होते हैं, बड़े पॉजिटिव से होते हैं। वो जो क्वालिटी होती है ना, मुझे था कि मुझे, हाँ, ये क्वालिटी मुझे चाहिए थी और मुझे पता था ये कम्युनिकेशन से ही आएगी। तो मैंने इस चीज़ पे काम किया। साइड बाय साइड मेरे दिमाग में ये भी था कि मुझे वर्ल्ड ट्रैवल करना है। ये आपकी चाहत थी और साथ में आगे बढ़ रही थी। हाँ, तो कम्युनिकेशन एंड ट्रैवल जब दोनों को कंबाइन करो तो फ्लाइट अटेंडेंट एक ऐसा जॉब है, कैबिन क्रू, जो मेरे दिमाग में आया। और मैंने इंटरव्यू दिया और पहली ही बार में मेरे पापा भी जैसे आए थे इंटरव्यू में। 5,000 लड़कियों में से हम सिर्फ 4 लड़कियां सिलेक्ट हुई थी किंगफिशर एयरलाइंस के इंटरव्यू में। तो हाँ, तो वो सच में काबिल तारीफ। थैंक यू कि 5,000 लड़कियों में से सिर्फ 5 लड़कियां सिलेक्ट हुई और आप उनमें से एक थी। हाँ, तो मेरी फ्लाइट अटेंडेंट की जर्नी वहाँ से शुरू हुई। तब मैं सिर्फ लोकल ट्रैवल करती थी। सो 2 इयर्स मैंने किंगफिशर एयरलाइंस में काम किया और उसके बाद मुझे अब दुनिया घूमनी थी।
इंडिया घूम लिया था। हाँ। अब मुझे बाहर जाना था, तो मैंने सिंगापुर एयरलाइंस का इंटरव्यू दिया और वो भी बहुत डिफ़िकल्ट इंटरव्यू था। 12 राउंड्स थे हमारे, बट वो भी क्लियर किया और फिर मैं सिंगापुर चली गई और 6 साल मैं वहीं पे रही। सिंगापुर एयरलाइन में? हाँ, सिंगापुर एयरलाइंस का एक्चुअली बेस सिंगापुर में है, तो Okay. मैं 6 साल फिर वहीं पे रही। तो वहाँ से मेरा थोड़ा जो माइंड ओपन हुआ वो मेरा तब हुआ जब मैंने वर्ल्ड ट्रैवल करना शुरू किया अलग ये अलग। कौन से सन की बातें हैं? ये है 2010 से लेके 2015। आप सिंगापुर में थी? हाँ, ओके। काफ़ी ट्रैवल करती थी। जगह देखना जितना अच्छा लगता था उतना लोगों से बात करना भी बड़ा अच्छा लगता था। फ्लाइट में बड़े सक्सेसफुल लोग आते थे, तो हमेशा ना ऐसा लगता था कि यार कुछ तो होगा, एक कुछ तो क्वालिटी है इन लोगों के अंदर, तभी ये। हाँ, अभी आप देखो एक फ़्लाइट में इकॉनमी कैबिन होता है और एक बिजनेस क्लास होता है, तो मुझे हमेशा से पता था कि ये जो डिफरेंस है ये पैसे का नहीं है, ये थिंकिंग का है। थिंकिंग का है। वाकई आपने मेरे दिल की बात छीनी है। मैं भी ये समझता हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इकोनॉमी में सफ़र करते हैं, उनका पैसा बिजनेस क्लास में सफ़र करने वाले लोगों से ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी वो इकोनॉमी में सफ़र करते हैं। ये सोच का फ़र्क है। ये मैं अपने माइंड में कई बार मैं इकोनॉमी में बैठ के लोगों को मिला हूँ, क्योंकि मैंने भी इकोनॉमी में बहुत सफ़र किया है। लेकिन जब एक समय आया तो मुझे लगा कि जब वो कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं? वो हमसे बड़े थोड़ी ना है। तो ये सोच, और मैं ये जानता था कि ये सिर्फ सोच का फर्क है, कि कोई भी दुनिया की ऐसी सफलता, ऐसी चीज है ही नहीं जो आप प्राप्त ना कर सको, सिर्फ आपकी सोच पे डिपेंड करता है। तो बहुत ही मुझे खुशी मिली। मेरा जो माइंड ओपन हुआ वो वहाँ से हुआ। और फ्लाइट में बहुत सक्सेसफुल लोग आते थे और मैं हमेशा ना कोशिश करती थी कि कुछ ना कुछ उनसे इंटरेक्ट होती रहती थी। कुछ ना कुछ उनसे ना उनकी जर्नी के बारे में पूछूं। तो मैं कुछ 2-3 क्वेश्चंस जो मेरे दिमाग में हमेशा चलते थे ना, मैं ओवर द इयर्स, मैंने 5.5 ईयर्स सिंगापुर एयरलाइंस में काम किया। मैं हर फ्लाइट में जो ऐसे लोग होते थे ना, उनसे बहुत ही 3-4 मेरे क्वेश्चंस हैं जो मैं हमेशा अपने पास रखती थी, मैं वो उनसे पूछती थी। तो जितना मैंने उन लोगों से बात की उतना उतना मुझे नॉलेज ट्रांसफ़र हुआ उन लोगों से, और फिर समझ में आया कि एक्चुअली इट्स नॉट सो मच अबाउट टैलेंट, इट्स ऑल हियर। मैं एक्चुअली अभी ये वीकेंड पे ही मैं किसी को कोच कर रही थी और मैं उनको यही बोल रही थी कि अगर आपने अपने दिमाग में ठान लिया ना कि आपको ये चीज़ करनी है, वर्ल्ड की कोई चीज़ आपको रोक नहीं सकती। अगर आपने बोल दिया अपने आप को कि नहीं मैं ये चीज़ करूँगा या करूँगी, एंड यू फॉलो इट अप विद योर एक्शंस, वो चीज़ आपको मिलती ही है। तो मैं हमेशा इस चीज़ में, ये मुझे ऐसा लगता है कि ह्यूमन माइंड सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट चीज़ होती है वो ह्यूमन माइंड होता है, और अगर आप उस पर कंट्रोल करो, ये नहीं कि माइंड आपको कंट्रोल करे, आपके माइंड पे कंट्रोल होना चाहिए। तो अगर आप अपने माइंड पे कंट्रोल रखते हो और उसको उस डायरेक्शन में गाइड करते हो जहाँ पे आपकी सक्सेस, हेल्थ, हैप्पीनेस सब कुछ है, तो आप दुनिया की कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हो। तो उसके बाद आप 6 साल सिंगापुर रही। हाँ। फिर उसके बाद आपकी जर्नी, आपका वहाँ से भी मन, अब क्योंकि सिंगापुर घूम चुकी थी आप, जैसे कि आपने बताया कि मैंने इंडिया घूम लिया, अब पूरा वर्ल्ड घूमना है, तो फिर आपने एक स्टेप उठाया और आप सिंगापुर चले गए। फिर सिंगापुर के बाद तो मेरी मॉम ना और मेरी छोटी सिस्टर एक बहुत ही फ़नी बात बोलते हैं। वो बोलते हैं, दीदी आपकी बॉडी में ना स्प्रिंग लगी हुई है, आप एक जगह बैठ नहीं सकती। मेरा ना माइंड भी ऐसा ही है। मुझे ऐसा लगता है कि हम किसी भी जगह पे एक पर्पस के लिए होते हैं, जब वो पर्पस ख़त्म हो जाता है ना, आपको उससे मूव ऑन करना चाहिए। वो मूव ऑन उसी डायरेक्शन में भी हो सकता है, एक लेवल अप भी हो सकता है। तो जब मैंने सिंगापुर एयरलाइंस में 5.5 ईयर्स ख़त्म कर लिया, मुझे लगा कि नहीं यार, जितना पोटेंशियल यहाँ पे यूटिलाइज करना था वो कर लिया, अब कुछ और मेरे लिए ये डिसीजन इतना डिफ़िकल्ट था क्योंकि सिंगापुर एयरलाइंस वाज पेइंग मी वेरी वेल। मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छा था और मैं वर्ल्ड भी ट्रैवल करी थी फॉर फ्री। मुझे नहीं पे करना सिंगापुर की एयरलाइन। हाँ, तो मेरी फेवरेट एयरलाइन में से एक है सिंगापुर। थैंक यू। मैं आज भी उसका मेंबर हूँ। अच्छा, क्रिस फ्लायर ना? हाँ, अच्छा। तो
जब मेरे लिए वो डिसीजन लेना बहुत डिफ़िकल्ट था, लेकिन फिर मुझे लगा कि यहाँ से अब नहीं निकली ना तो कभी नहीं निकल पाऊंगी, और मुझे अपनी लाइफ ऐसे स्पेंड नहीं करनी कि अपना पोटेंशियल यूटिलाइज ही ना किया हो. आई बिलीव इन मैक्सिमाइजिंग लाइफ. अगर मेरे अंदर भगवान ने जो भी टैलेंट, कैपेबिलिटी, पोटेंशियल जो भी दिया हुआ है ना, मैं इस लाइफ में उसको पूरा यूटिलाइज करके ही जाऊंगी. तो मैं वहाँ से निकली और मैंने काफ़ी फ्रीलांस काम किए. मैंने टीवी एड्स किए, मैंने फ्रीलांस राइटिंग की, मैंने पोस्टर शूट्स भी किए. तो ऐसे मैंने ना छुटके छुटके बहुत सारे काम किए, क्योंकि पता नहीं था तब कि गोल है क्या. लेकिन बैक ऑफ द माइंड ना हमेशा ये चलता था कि मैंने इतना ट्रैवल किया है, और जब मैं लोगों को मिलती थी ट्रैवलिंग में, तो एक चीज़ समझ में आती थी कि ज़्यादातर लोग नेगेटिव थिंकिंग से सफ़र कर रहे हैं. जितनी, नो मैटर विच कंट्री आई विजिटेड, मैंने पूरा वर्ल्ड घुमा हुआ है, और इसका पैसे से कोई रिलेशन नहीं है, इसका मनी से, आपके पास कितनी वेल्थ है, इसका उससे कोई रिलेशन नहीं है. मैं देखती थी लोग ऊपर से बहुत खुश दिखते हैं, फैमिलीज़ ऊपर से बहुत खुश दिखती हैं, लेकिन अंदर एक लोनलीनेस, एक एम्प्टीनेस होती है. तो मैंने तभी सोच लिया था कि कुछ ना कुछ करूँगी इनके लिए. हाँ, इनके लिए. ऐसा तो मतलब आपका जो हार्ट है वो बहुत सॉफ्ट भी है. हाँ, तो मुझे ना हमेशा ऐसे फील होता था, जैसे मैं लोगों को देखती थी, भीड़ में भी लोग लोनली फील करते हैं. सब कुछ होते हुए भी, ऐसे कितने सारे केसेस हैं, इतने सारे फेमस म्यूजिशियंस हैं, सब कुछ होते हुए भी सुसाइड कर लिया. कितने सारे केसेस हैं, अगर मैं नाम नहीं लूँगी किसी का, नॉट, आई डोंट वांट टू डिसरिस्पेक्ट एनीवन, लेकिन जब मैं ये चीज़ें देखती थी, सुनती थी, तो मुझे हमेशा से ना ये चीज़ से कनेक्शन लगता था, और मुझे लगता था कि शायद भगवान ने मुझे ये पर्पस दिया लाइफ में, इन लोगों के लिए कुछ क्योंकि आपने वो सोच लिया, आपने वो सोचना समझना शुरू कर दिया. इसका मतलब ईश्वर ने वो पथ आपको दिया कि आपके मन में ये बातें आ गई. वरना बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों के मन में कोई बातें नहीं आती, अपने काम से काम रखते हैं और अपना सफर तय कर पूरा करने के बाद वापस से अपनी फैमिली में फिर से नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं. तो कुणाल, मैंने आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ. मैं अभी एक IT कंपनी में काम करती हूँ. बहुत अच्छी कंपनी है. आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई जॉब एंड एवरीथिंग, पीपल इन माई ऑफिस. तो मैं ना लिंक्डइन पे काफ़ी आर्टिकल्स लिखती हूँ. तो ये कंपनी ये ऑर्गेनाइजेशन मैंने 3 साल पहले ज्वाइन किया था. तो मैंने ना लिंक्डइन पे, क्योंकि मैं लिखती हूँ, तो मैं हमेशा ना लिखती थी कि मेरा पर्पस ना मुझे अभी समझ नहीं आया है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है क्या है. तो ऐसे लिखते लिखते 3 साल जब ख़त्म हुए, तो समझ में आया लाइफ कोचिंग, ये है मेरा पर्पस. सो इमेजिन, फ्रॉम ट्रैवलिंग द वर्ल्ड, लिसनिंग टू पीपल्स स्टोरीज एंड देन राइटिंग अबाउट इट, जितना मैं इस चीज़ के बारे में सोचती थी, इन बिट्स एंड पीसेस मुझे समझ में आया कि मेरा पर्पस एक्चुअली है क्या. तो ऐसा लोग बोलते हैं, बहुत लोग होते हैं जिनको शायद स्टार्टिंग में ही पता चल जाता है उनका लाइफ पर्पस क्या है, लेकिन मुझे ये मेरे जर्नी के थ्रू पता चला. तो मैं अभी एक सर्टिफाइड लाइफ कोच हूँ, क्योंकि मुझे लगा था कि ऐसे तो मैं किसी को कुछ भी एडवाइस दे सकती हूँ, लेकिन वो सही चीज़ नहीं है. जब तक मैं इस चीज़ आपने प्रॉपर इसका एक कोर्स किया है. हाँ, इसकी एक एजुकेशन होती है. वो आपने कंप्लीट किया. हाँ. तो मुझे हमेशा से ये था कि शायद बोलने में मैं अच्छी हो सकती हूँ, शायद मुझे लोगों की प्रॉब्लम का सलूशन भी पता है, लेकिन जब तक उस चीज़ की मैं पढ़ाई नहीं कर लूँ कि मेरे अंदर भी, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमें एज अ कोच हमें बताई जाती हैं कि आप ऐसे क्वेश्चन मत पूछो, आप ऐसे क्वेश्चन पूछो. जैसे कोचिंग में हम वाई क्वेश्चन नहीं पूछते, हम व्हाट, हाउ, ऐसे वाले क्वेश्चन पूछते हैं. सो कोचिंग में जो मैंने सर्टिफिकेशन लिया ना, उससे क्या हो गया, जो मेरा जो भी नॉलेज मुझे थी वो एक पॉलिश हो गई, और थोड़े डूज एंड डोंट्स पता चले. एंड एट द सेम टाइम मैं काफ़ी सारे कोचेस को मिली भी इस जर्नी में. हाँ, बहुत ही रिनाउंड कोचेस हैं जो बहुत ही एडवांस लेवल पे लाइफ कोचेस. आई एम वेरी थैंकफुल टू देम, कि एक वो भी रीज़न है, मैं जब उनको देखती हूँ वो लोगों की लाइफ चेंज करते हैं, तो एक उससे भी मुझे बड़ी मोटिवेशन मिलती है. मुझे लगता है कि यार, ये जो सेंस ऑफ अचीवमेंट है ना, ये वर्ल्ड की कोई वेल्थ आपको नहीं दे सकती. यही मेरी जर्नी है. तो आपने सिंगापुर की जो जॉब छोड़ने के बाद फिर आपने
जॉब ज्वाइन कर ली? सो सिंगापुर एयरलाइंस के बाद मैंने थोड़ा फ्रीलांस काम किया, उसके बाद मैंने जॉब ज्वाइन कर लिया। जॉब भी कहाँ पर है, बेस्ड कहाँ पर है? बॉम्बे। तो अभी आप बॉम्बे में काम कर रहे हैं? हाँ, सो मैं एक आईटी कंपनी की चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हूँ। मैं काम के लिए भी मैं काफ़ी कंपनीज को मिलती हूँ, वर्ल्ड ट्रैवल करती हूँ। सो कितनी कंट्री आपने ट्रैवल कर ली होंगी? मैंने एक्चुअली ऑलमोस्ट पूरा वर्ल्ड ट्रैवल कर रखा है। सिर्फ मैंने सिर्फ साउथ अमेरिका ट्रैवल नहीं किया, बाकी ऑलमोस्ट मैंने दुनिया की हर जगह ट्रैवल किया। और एक चीज़ ना मैं बताऊंगी, जिन लोगों ने ट्रैवल नहीं किया उनको मैं बताना चाहती हूँ कि दुनिया में ना जो लोग हैं ना वो एक ही जैसे हैं। शायद हम लोग दिखने में बहुत अलग हैं, लेकिन जो हमारे अंदर इमोशंस है ना, सबके अंदर वही इमोशंस हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुझे किसी से ईर्ष्या हो रही है क्योंकि मेरी भी लाइफ हिस्ट्री, मेरे भी सपने कुछ ऐसे ही रहे हैं। मैं भी पूरा वर्ल्ड घूमना चाहता हूँ, फिर मुझे लाइन ऐसी मिल गई। अभी आप कितने लोगों की लाइफ चेंज कर रहे हो। एस्ट्रोलॉजी भी देखा जाए एक लाइफ कोच की तरीके बिल्कुल से बिल्कुल बिल्कुल, कि आप ग्रहों को पढ़ के उसको पथ बताने का, मार्गदर्शन देने की कोशिश करते हो। बट मेरी खुद की ख्वाहिश रहती है कि मैं एक दिन पूरा वर्ल्ड जो है घूमूं। हालांकि काफी हद तक तो मैं घूम भी चुका हूं, लेकिन मैं आपकी स्टोरी सुन के तो अब मुझे लगता है कि बहुत बेटर है आपने एक कंपनी में जॉब ज्वाइन की। हाँ। मुझे लगता है कि मुझे भी उस कंपनी में ज्वाइन हो जाना चाहिए। बिल्कुल, यू आर मोस्ट वेलकम। तो मैं एक्चुअली ऑडियंस को ये भी बताना चाहती हूँ कि ये स्टोन मैंने कुणाल जी के बोलने पे पहना था एंड इट हैज़ ब्लेस्ड मी अ लॉट। तो मैं बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स में सब में बिलीव नहीं करती, बट कुणाल जी पे मेरा एकदम ब्लाइंड वाला फेथ। हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप हर लाइफ कोच पे बिलीव नहीं कर सकते, ऐसे तो कितने सारे लोग हैं जो अपने आप को लाइफ कोच बोलते हैं, लेकिन सब जेन्युइन नहीं होते। आज के समय पे लोगों ने इन लाइंस को चूज करके अपना बिजनेस बना लिया। हाँ। मुझे आपकी सबसे अच्छी बात, सबसे प्यारी बात तो ये लगी, और दोस्तों जो मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ कि ये जब बाहर ट्रैवल करती थी, लोगों को मिलती थी, उनका जो स्ट्रेस उन देखती थी कि सब कुछ होते हुए भी वो खुशियां नहीं है। सब कुछ है लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं, वरना लोग सुसाइड क्यों करते? इतनी बड़ी पोजीशन, इतना बड़ा नेम फेम होने के बाद भी अगर कोई सुसाइड करने, यानी कि कुछ तो कमी है। कोई डिप्रेशन में है, किसी को अपना अकेलापन जो है अखर रहा है, पर कुछ तो कमी है जिसकी वजह से आज वो इतना बड़ा स्टेप लेने के लिए तैयार हो गया। तो इन्होंने देखो जॉब बहुत अच्छी है अभी, जैसा कि इन्होंने बताया कि पूरा वर्ल्ड घूम चुकी हैं, शायद 1-2 कंट्री बची होगी, लेकिन इनको इतनी अच्छी जॉब के बाद भी इन्होंने अपने आप को जो लाइफ कोच के पथ पर डालने की कोशिश की है। उसकी वजह है कि लोगों का ये जो मार्गदर्शन है वो बन सके, लोगों का मार्गदर्शन कर सके, लोगों की लाइफ से स्ट्रेस को कम कर सके। शायद इनको अच्छा भी लगता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में देखिए, जैसे एस्ट्रोलॉजी की आज मुझसे कोई बात करता है तो अब सही बताऊं कि कुणाल आप इतना ट्रैवल करते हो, इतना घूमते हो, आप थक नहीं जाते? मेरी वाइफ भी कई बार बोलती है कि यार अब तो सो जाओ, 2-2 3-3 बजे भी मैं कंसल्टेंसी कर रहा होता हूँ, तो कि अब कितना स्ट्रेस दोगे अब? मैंने कहा कौन सा स्ट्रेस? मैंने कहा तुम फील भी नहीं कर सकती इन लोगों के स्ट्रेस को। जब मैं दूर करता हूँ मुझे कितनी खुशी मिलती है। तो मेरे लिए कभी ये थकने वाला विषय रहा ही नहीं। मेरे लिए ना ये जॉब है, ना मेरे लिए बिजनेस है, मेरे लिए ये ईश्वर का दिया हुआ वो सूत्र है जो ईश्वर ने मुझे दिया और ईश्वर मेरे माध्यम से अपना कोई कार्य सिद्ध करना चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल। जब किसी की लाइफ ठीक होती है, आप सोच ही नहीं सकती कि मुझे कितनी खुशी मिलती है। मैं कल का एक वाक्य बताता हूँ कि एक मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, उनकी वाइफ भी आईएएस ऑफिसर हैं और अभी यूपी में पोस्टेड है। अभी न्यू पोस्टिंग्स हैं, तो अभी वो सीडीओ और वीसी वाली पोस्ट चल रही हैं। तो अभी उनके एक बेटी हुई, बेटी करीबन वो 4-5 साल की है। तो उन्होंने बोला कि कुणाल भैया मैं बच्चा चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी फैमिली कंप्लीट हो जाए। तो मैंने कहा अगर बेटी है तो एक पुत्र कामेष्टि हवन होता है, आप चाहो उसको करा लो। तो पंडित जी को मैंने बोला, ये विश्वास की भी चीजें हैं। तो पंडित जी को मैंने बोला अपनी संस्था के, क्योंकि वो क्लोज थे, उनको भी किसी ने बोला हुआ था, तो और कहीं अगर मैं नहीं करता तो कोई और कराता। फिर हम कभी कभी, आपको मैं बता दूं,
कि यही एक ऐसी पूजा है, पुत्र कामिष्ठी यज्ञ। हम किसी से कोई पैसे चार्ज नहीं करते, किसी से भी कोई पैसा चार्ज नहीं करते। जब बच्चा हो जाता है तब हम उसके पैसे चार्ज करते हैं। ऐसी 100 फैमिली, 200 फैमिली, 500 फैमिली भी मैं बोलूं तो शायद कम होंगी कि हमने पिछले 10-15-20 सालों में, 10-15 सालों में, क्योंकि इन चीज़ों पे मेरा विश्वास, जो पूजा पाठ 2010 से पहले तो मैं करता भी नहीं था और कराता भी नहीं था, विश्वास मेरा भी नहीं था। बट उसके बाद धीरे धीरे मुझे इन पूजाओं का महत्व पता चला, मंत्र चैंटिंग का महत्व पता चला, तो मैंने इनको फॉलो करना शुरू किया। फिर जैसे अभी कोई आज किसी की कुंडली देखी, उनको बच्चा नहीं हुआ, उनको 13 साल हो गए शादी को, 17 साल हो गए शादी को, बच्चा नहीं हो रहा है, जितनी बार कंसीव किया मिसकैरेज हो गया या कंसीव ही नहीं कर पाए, तो उन वजहों को ढूंढना, उनको रिसर्च करना, ये मेरा मतलब हमेशा से टारगेट रहा है कि क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, एस्ट्रोलॉजिकल कहाँ पर। तो ये मेरी रिसर्च बहुत, हमारी कंपनी का भी नाम कुणाल वास्तु केंद्र एंड रिसर्च सेंटर, तो हमारी कंपनी जो है वो रिसर्च भी कंटिन्यू, आज करीबन 100, 150, 200 पंडित काम करते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स भी जुड़े हुए हैं, तो हम अपनी रिसर्च भी करते रहते हैं। तो धीरे धीरे कि ये पुत्र कामिष्ठी यज्ञ कैसे हुआ, किसने किया, उसका क्या रिजल्ट था। तो ये पुत्र कामिष्ठी यज्ञ सबसे पहले कब हुआ था, जब राजा दशरथ जो सूर्यवंशी थे, उनके संतान नहीं हो रही थी, तब उनके जो गुरु थे वशिष्ठ ऋषि, उन्होंने दशरथ जी को सुझाया कि पुत्र कामिष्ठी यज्ञ कराओ। तो पुत्र कामिष्ठी यज्ञ श्रृंगी ऋषि जो कि बहुत बड़े ऋषि हुए हैं, उनसे कराया गया। तो श्रृंगी ऋषि ने जब पुत्र कामिष्ठी यज्ञ किया, उसमें उनके लिए खीर बनवाई गई, खीर का प्रसाद जो है वो तीनों को बराबर बराबर दिया गया। तो कौशल्या माता ने और कैकेयी माता ने एक एक चम्मच अपनी खीर में से सबसे पहले सुमित्रा को खिला दी थी। तो सुमित्रा के 2 बच्चे हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, और कैकेयी के भरत और कौशल्या माता के रामचंद्र, राम जी पैदा हुए। लेकिन और हम अगर इससे पहले आए तो देखा जाए, जब इस धरती पर मनुष्य का पहला अवतरण हुआ, वो हुआ था मनु के रूप में। मनु और उनकी पत्नी थी शतरूपा, जो पहले धरती पर आने वाले मनुष्य थे। मनु सूर्य पुत्र, सूर्य मरीच इक्ष्वाकु वंश, जो ब्रह्मा जी की से डायरेक्ट इच्छा से जो वंश चला, तो सबसे पहले सूर्यवंशी, सूर्य का जन्म इस वंश में होने के बाद ये सूर्यवंशी भी कहलाया, नहीं तो ये इक्ष्वाकु वंश, यानी कि इच्छा से जो वंश चला वो इक्ष्वाकु वंश। तो मनु ने जब बहुत सारे, क्योंकि मनु और शत्रुपा ने ही आके सृष्टि की रचना की, इस धरती पर जितने भी मनुष्य हैं सब कहते हैं कि उन्हीं की, और जो मनु सूर्य कश्यप ऋषि, कश्यप जो इक्ष्वाकु, तो कश्यप वंश भी है ये, और सारे देवता दैत्य देखा जाए सब कश्यप ऋषि की ही संतानें हैं। उनकी एक पत्नी थी वेनिता, जिससे अरुण और गरुड़ पैदा हुए, कद्रु जिससे सारे राक्षस पैदा हुए, कद्रु से सर्प हुए, अदिति से सारे देवता पैदा हुए, और दिति से सारे राक्षस पैदा हुए। तो देखा जाए सब के जो पिता हैं वो कश्यप ऋषि ही हैं। तो इसमें सबसे पहले जब इसी पीढ़ी में जब इन्होंने, मनु ने विष्णु भगवान को प्रसन्न करके ये वर मांगा था कि मैं चाहता हूं कि मेरे पुत्र के रूप में आपका जन्म हो, तो उन्होंने कहा अभी तो आपका जो शरीर है वो बिल्कुल निढाल हो चुका है, कि इसी वंश में तुम्हारा फिर से जन्म होगा, तब हम तुम्हारे घर में मैं जन्म लूंगा। तो उनका कौशल्या माता का, शत्रुपा का कौशल्या माता के रूप में जन्म हुआ, और मनु का दशरथ के रूप में जन्म हुआ। तब उनके घर में, लेकिन बड़ी शक्तियां इजी नहीं आती, बड़ी शक्तियां इजीली नहीं आती, उनके लिए मिन्नतें करनी पड़ती हैं, रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, अरदास लगानी पड़ती है, पूजा पाठ करने पड़ते हैं, यज्ञ। तो उनके लिए पुत्र कामिष्ठी यज्ञ श्रृंगी ऋषि ने किया। तब उनकी एक पुत्री होती थी। तो श्रृंगी ऋषि को जब उसकी दक्षिणा के लिए बोला गया कि आपको क्या चाहिए दक्षिणा के रूप में, तो उन्होंने राजा दशरथ की पुत्री को मांग लिया था। तो रामचंद्र जी की इन चारों राजकुमारों की एक बहन भी है,
जो कि श्रृंगी ऋषि की पत्नी है। अच्छा। तो शादी के बाद सबसे पहले रामचंद्र जी अपनी बहन और जीजा से आशीर्वाद लेने भी गए थे। तब मैंने इसको पढ़ा, समझा, फिर हमने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया किसी का, उनको बच्चा हुआ। ऐसे करते करते अब हमने, क्योंकि वो क्लोज एक क्लाइंट्स फैमिली थी, तो हमने कोई पैसे चार्ज नहीं किए कि जब रिजल्ट आएगा तभी पैसे देना, कि ये हमारा बिजनेस नहीं है, बट मैं तो चाहता हूं कि आपके घर में बच्चा हो जाए। 1 2 4 5 10 15 20 25 50 फैमिलियों में ऐसे 8 साल में 13 साल में सैनिक फार्म में एक फैमिली रहती है, बहुत ही फेमस है, चांदनी गिरधर भाभी, और वो बहुत ही फेमस इन्फ्लुएंसर भी हैं। अच्छा। और उनका एक अपना ब्रांड भी है। वो बिलीव नहीं करती थी, लेकिन वो कुणाल भैया को मानती थी कि कुणाल भैया अच्छी एस्ट्रोलॉजी करते हैं। तब उन्होंने कहा भैया 8 साल एक बार अब मेरी भी कुंडली, तो मैंने कहा इसका पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया, और सोचो 1 महीने में उन्होंने बच्चा कंसीव कर लिया और उनको बेटा हुआ। फिर उसके 6 महीने भी नहीं हुए, उन्होंने दोबारा कंसीव कर लिया, फिर उनको बेटी हुई। आप चांदनी गिरधर फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आप डाल के देखोगे, बहुत फेमस हैं। उनकी दुरानी का 1 महीने बाद उनकी जो जेठानी है, उन्होंने कहा भैया हमारी भी एक बेटी, हमारी भी पूजा करा दो। हमने उनका भी यज्ञ, पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया, उनको भी 1 महीने के अंतराल में दोनों को बेटे हुए। तो ये सब कुछ हो ईश्वर की मर्जी से रहा है, पर ईश्वर ने मुझे या मेरी टीम को एक माध्यम मात्र बनाया। मैं इसके लिए खुशी होती है, मुझे खुशी मिलती है, ईश्वर के दिए हुए आशीर्वाद पे मुझे गर्व होता है कि भगवान ने मुझे चुना। बट इसके लिए मुझे कभी कोई ईगो नहीं है कि मैंने पूजा, मैं नहीं होता कोई और होता, कोई और नहीं होता कोई और होता। भगवान ने उनको वो सुख देना था, पर माध्यम अगर मुझे चुना तो ये मेरे लिए गर्व की बात है। तो मुझे बहुत ये एस्ट्रोलॉजी में आना भी शायद ऐसे ही कुछ रहा। तो मुझे खुशी मिलती है कि मैं जब किसी के काम आ जाऊं, तो मैं जब भी किसी को कुछ बताता हूँ मुझे थकान होती ही नहीं। आप पूरी रात अपनी कुंडली पे डिस्कशन करते रहो, मुझे खुशी मिलेगी। मुझे कभी ये, आपको नींद आने लगेगी पर मुझे नींद नहीं आएगी। आई थिंक बिकॉज आप इतने पैशनेट हो इसको लेके, और आपका जो पर्पस है वो सेल्फिश नहीं है, आपका पर्पस है कि आपको दूसरों के लिए करना है। तो ऑटोमेटिकली ये तो लॉ ऑफ द यूनिवर्स है ना, कि जितना आप देते हो उससे डबल आपको, कई गुना ज्यादा आपको मिलता है। आप देते जाओ बिल्कुल। और आप एक बीज बोते हो जमीन में, और आप सोच सकते हो आपको हर साल कितना जब वो पौधा वृक्ष का रूप लेता है उससे कितने फल मिलते हैं। सिर्फ एक बीज ही तो बोया आपने, एक गुठली बोई, और जीवन भर आप उसके आम खा रहे हो। बिल्कुल। और यही कर्मास का फल है। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके पास लोग इसलिए भी आते हैं क्योंकि उनको ये इंटेंशन दिखती है आपकी, उनको पता है कि ये सेल्फिश इंटेंशन नहीं है। क्योंकि वरना जैसे मैं भी लाइफ कोच हूँ, अभी मैं इंस्टाग्राम पे भी देखती हूँ ऐसे ही लोग लाइफ कोच बन जाते हैं, ऐसे ही लोग ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। आज देखो ना कितने ये मंत्र पढ़ोगे लक्ष्मी की वर्षा, तो मैं ये सोचता हूँ लक्ष्मी जी बिल्कुल फ्री बैठी है कि ये मंत्र का इंतजार कर रही है। कुणाल जी, मैं यही बोलना चाहती थी कि इतने सारे ना, मतलब लोग हैं जो जेन्युइन भी नहीं है, एंड जब इंसान प्रॉब्लम में होता है ना, तो उसको ना ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है कि यार ये जेन्युइन है कि नहीं है। तो मैं तो लोगों से यही बोलूँगी कि अगर आप किसी को कोई भी एडवाइस दे रहे ना, आप तभी दो जब आप क्वालिफाइड हो। अगर आप क्वालिफाइड नहीं हो एडवाइस देने के, तो प्लीज़ मत दीजिए, क्योंकि आपकी एक एडवाइस, एक सजेशन से किसी की लाइफ किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। या तो वो पीछे जा सकती है या वो बहुत आगे जा सकती है। तो जितने भी लोग हैं जो अपने आप को बोलते हैं कि हम ये क्वालिफाइड लाइफ, या हम ये लाइफ कोच हैं, या हम आपको ये पूजा करवा देंगे, या हम एस्ट्रोलॉजर हैं, प्लीज़ आप ऑथेंटिसिटी प्रैक्टिस कीजिए। और एक यही सबसे बड़ा रीज़न है कि मैं कुणाल जी के साथ ये कोलैबोरेशन कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिस इंसान के अंदर अपने काम को लेके ऑथेंटिसिटी होती है ना, उसको सक्सेस के पीछे भागना नहीं पड़ता। सक्सेस उसके पास अपने आप आती है, अपने आप आती है। आपको खुद ऑथेंटिक रहना होता है, आपको खुद अपनी इंटेंशन लोगों के लिए बहुत ही साफ सुथरी रखनी पड़ती है। अगर आपकी इंटेंशन किसी भी चीज़ से, स्पेशली जो ऐसे सर्विस वाला जो काम होता है, मैं कल ही अपनी सिस्टर को बोल रही थी, जो ऐसे सर्विस वाला काम होता है ना, जिसमें आप लोगों को गाइड कर रहे हो,
वो काम इतनी प्योर इंटेंशन के साथ होना चाहिए ना कि उसमें ना ज़रा भी आपके दिमाग में ना पैसे का ख्याल आना नहीं चाहिए। मैं ये नहीं कह रही आप फ्री में करो, बट पैसा आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन नहीं हो सकता उसमें, नहीं हो सकता। चाहे हम कुछ भी बोलें। और आई थिंक यही एक रीज़न है कि आप इतने सक्सेसफुल हो। मैं तो आपको काफ़ी टाइम से जानती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी उन्हीं लोगों के साथ कोलैबोरेट करती हूँ जो मुझे लगता है कि उनके काम में ऑथेंटिसिटी है, जो पैशनेट है अपने काम को लेके, और जिनका सोल बहुत प्योर है। वो भजन देखो, भी मेरे होता को है। भी लगता है कि सक्सेस तो भगवान ने बहुत दी है। अब सक्सेस अगर पैसे को बोलते हैं तो मैं उसको सक्सेस नहीं मानता। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है कि लोगों से जो मुझे प्यार मिलता है, लोगों के साथ जो मेरे रिश्ते हैं, जैसे हमारी शादी हुई तो उस समय सोचो कि कम से कम 100 लिफाफे तो दीदियों के बने होंगे और 100 लिफाफे भाभीयों के बने होंगे। तो मेरी वाइफ ने पूछा, लिफाफे किसके हैं? मैंने कहा दीदी के, ये दीदियों के नाम। कह रही तुम्हारी कितनी दीदियां हैं? मैंने कहा यार मैं तो खुश किस्मत हूँ कि मेरे को इतनी दीदियाँ। मैं जब दिल्ली में आया था एक भी रिश्ता नहीं था मेरे पास, और जब दिल्ली आया तो जितने भी एक्चुअली तो फर्स्ट मीटिंग 2 मीटिंग में क्लाइंट्स होते हैं, हाँ, उसके बाद वो फैमिली बन जाती है। फैमिली बन जाती है। अब फैमिली को आप क्या बोलोगे? या तो दीदी बनाओगे या भाभी बोलोगे या तो भैया बनाओगे या बिल्कुल। कोई रिश्ता तो कोई ना कोई अच्छी फैमिली के साथ। तो देखा जाए अभी जो मैंने बात की आपको, चांदनी गिरधर, ईशा गिरधर, वो दोनों जो जिनका हमने पुत्र कामेस्ट्री यज्ञ कराया था, आप उनकी मदर का नंबर देखोगे ना मेरे फोन में, माँ के नाम से सेव है। वो मुझे इतना प्यार करती हैं। उर्वशी गिरधर सैनिक फार्म में बहुत फेमस फैमिली है उनका, गिरधर कर्टन्स के नाम से भी बहुत सारे शोरूम्स हैं। आप देखो कि एक बार मिली वो, दूसरी मीटिंग में उन्होंने बोला कि तू मुझे माँ बोला कर। तो ऐसी बहुत सारी फैमिली हैं जो मुझे अपने बच्चों की तरह प्यार करती हैं। तो मुझे प्यार, मुझे और क्या चाहिए? आई थिंक वही सबसे बड़ा रिवॉर्ड होता है। मुझे तो ऐसा लगता है, और वही बढ़ता रहना चाहिए। हाँ, वही मोटिवेशन भी होता है उस चीज को और करने का। तो ये तो सच में बहुत अच्छी बात है। और मैं खुद ही इस बात से बहुत बिलीव करता हूँ कि आप जो दोगे वही मिलेगा। बिल्कुल। जैसा बांटोगे वैसा ही आप खुशबू फैला दोगे। देखो, परफ्यूम आप थोड़ा सा छिड़कते हो, आप पूरा घर को महका देते हो। और जरा सी स्मेल आप कहीं पर गए, जरा सी स्मेल है तो आप खुद वहां से बाहर आउट हो जाते हो। तो आप भी खुशबू में रहना, अच्छी जगह पे जाना पसंद करते हो। और ये खुशबू कैसे, ये हमारी वाइब्स हैं, वाइब होती है। ये हमारी वो वाइब्स हैं जो हमारे शरीर से ऑटोमेटिकली जनरेट होती हैं, हमारे कर्मास के थ्रू, हमारे अच्छे सोच के थ्रू, हमारे अच्छे मार्गदर्शन के थ्रू। इन सब चीज़ों से हम जितना अच्छा करते जाएंगे, भगवान हमारे लिए उतना ही अच्छा रास्ता हमारे लिए भी बनाता जाएगा। तो बहुत ही, तो लाइफ कोच में अभी आपके लिए सबसे अच्छी और क्या क्या चीज़ें रही? मैंने लास्ट 1 ईयर में काफ़ी लोगों को कोच किया। और कुणाल जी, मैं ना ये भी अपनी ऑडियंस को बोलूँगी, क्योंकि मेरे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैंने कोच किया है, आई होप वो लोग भी सुन रहे हो, कि जितना मैं लोगों को गाइड करती हूँ उतना ना कोचिंग कॉन्वर्सेशन में लोगों से भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब मैं लोगों से बात करती हूँ ना, तो मेरा ध्यान सिर्फ ये नहीं होता कि मुझे कुछ एडवाइस देनी है, मुझे कुछ सजेशन देना है। मेरा ध्यान इस चीज़ में भी होता है कि इस सिचुएशन उनके पास क्या है, हाँ, जो मैं सीख पाऊँ। सही बिल्कुल, बात, ये भी बहुत अच्छी बात है। ये मुझे भी लगता है कि हमेशा आपके पास जो ज्ञान है, मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे ही आपसे कुछ सीखने को मिल रहा है। और ये ज्ञान कभी खत्म नहीं हो सकता। अगर आपके अंदर सीखने की जिज्ञासा है तो मैं कहता हूँ कि आप जीवन भर आप कुछ ना कुछ अच्छी चीजें सीखते ही रहोगे। बिल्कुल, क्योंकि आपके अंदर वो भाव होना चाहिए, वो श्रद्धा, वो शिद्दत होनी चाहिए। तो अभी आपको कितना साल हो गए ये लाइफ कोच? तो मैंने सर्टिफिकेशन लिए हुए तो मुझे 1.5 ईयर ही हुआ है अभी, लेकिन मैं कोच काफ़ी साल से कर रही थी, बट वो बिल्कुल फ्रेमवर्क वाली कोचिंग नहीं थी। तो इन द लास्ट 1.5 ईयर्स मैंने काफ़ी लोगों को, 100 से ज़्यादा लोगों को कोच किया है। अभी भी मैं अपॉइंटमेंट थोड़ा सा मुझे डिफ़िकल्ट होता है लेना, क्योंकि आई हैव अ फुल टाइम जॉब ऑल्सो। लेकिन मेरी वेबसाइट है, तो लोग मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं। और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे देख सकते हैं, शिखा.भाटी14, शिखा.भाटी14। एंड उसमें मेरी वेबसाइट का लिंक भी है, तो
लोग मुझे डीएम भी करते हैं कई बारी। तो इनफैक्ट कल मैंने जिसका कोचिंग किया बिल्कुल लास्ट मिनट मेरे पास आया। सो इट ऑल डिपेंड्स, लोग मुझे डिफरेंट मीडियम से कनेक्ट करते हैं, तो उस हिसाब से। और नई नई जानकारियों के साथ आपने शिखा जी को से जुड़े रहना है, ताकि क्योंकि जरूरी नहीं है दोस्तों कि आज उन्होंने जो नॉलेज दी है, आज उन्होंने जो ज्ञान दिया है, ये आपके लिए आपकी प्रॉब्लम के साथ सटीक बैठे, बट आने वाले समय में कोई ना कोई ज्ञान, कोई ना कोई ऐसे पॉइंट आपसे जुड़े हो सकते हैं जो आने वाले समय में वो कब कैसे होंगे तो वो तभी मिल पाएंगे जब आप जुड़े रहेंगे। तो आप इंस्टाग्राम पे शिखा जी को जरूर फॉलो कीजिएगा। तो शिखा जी, आपने मुझे अपनी जर्नी बताई। एस्ट्रोलॉजी में आप कितना बिलीव करती हैं? मैं एक्चुअली बिलीव करती हूँ क्योंकि मैंने एज एन एमेच्योर थोड़ा सा स्टडी भी किया है। अच्छा। वो आउट ऑफ माय ओन नीड किया मैंने, जब मेरी लाइफ में टफ टाइम था। तो मुझे एक चीज़ में बिलीव है, एनर्जी में। मैं एनर्जी में बहुत बिलीव करती हूँ और मुझे ये भी पता है कि ऑल प्लैनेट्स हैव सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी। जितने भी प्लैनेट्स हैं उनका हमारी लाइफ में जिस हिसाब से, आई थिंक जिस टाइम पे हम बॉर्न हुए होते हैं, डेट मंथ टाइम, उस हिसाब से हमारी बॉडी में वो सब प्लैनेट्स की परसेंटेज में एनर्जी आती है। यस यस 100%। हाँ, सारे ग्रह आपकी बॉडी में अपने अपनी अंशों के रूप में, एनर्जी के रूप में विद्यमान है। बिल्कुल बिल्कुल। और सैटर्न की आयरन की कमी होगी, तो आयरन की कमी क्यों होगी? क्योंकि सैटर्न वीक था। हाँ, जिसका भी सैटर्न वीक होएगा उसकी बॉडी में आयरन की कमी होगी, आयरन की कमी होगी तो उसके सिम्टम्स उनकी बॉडी में देखने को मिलेंगे। हाँ, तो मैं ये काफ़ी मैंने इस पे इंटरनेट पे ही रिसर्च किया, सब कुछ किया। तो जब आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हो और बहुत सिमिलर रिजल्ट्स आते हैं, तो वो थोड़ी आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो मुझे एस्ट्रोलॉजी में एक्चुअली में मैं बिलीव करती हूँ। चलो, ये तो मुझे बड़ी खुशी है कि आपका एस्ट्रोलॉजी में बिलीव है। हाँ। लेकिन अंधविश्वास से तो दूर रहती हो। हाँ, मैं ऐसा नहीं कि किसी ने आंख बंद करके कुछ भी बोला नहीं, कि तुम ये सर के ऊपर से घुमाओ और जल नहीं, प्रवाह कर दो, ये नहीं। कर दो तो आपकी किस्मत बदल जाएगी। नहीं। नॉलेज में बिलीव करती हो। हाँ। नॉलेज में देखो, मैं भी एस्ट्रोलॉजी को ऐसे समझता हूँ कि ये ज्ञान है, इस ज्ञान से हमें फायदा हो सकता है। लेकिन इस शो के माध्यम से भी और वैसे भी मैं हमेशा अपने जो क्लाइंट्स हैं, अपने जो रिलेटिव्स हैं, अपने जो फ्रेंड सर्कल हैं, उनको जागरूक करता रहता हूँ कि दोस्तों, चुटकी बजाते ही प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। सिर्फ अपने ऊपर विश्वास रखो, कर्म ठीक से करते रहो, आपका भाग्य चमकते देर नहीं लगेगी। तो मैंने आपकी कुंडली ओपन की है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो जन्म है वो वज्र योग में हुआ है। वज्र योग बहुत पावरफुल योग होता है और बहुत ही हिम्मत के धनी होते हैं ये लोग अपने विश्वास को कभी भी अपने ऊपर से वीक नहीं होने देते। इनका अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस होता है कि इनके सारे पैसे कभी भी कोई छीन भी ले तब भी दोबारा से पैदा करने की क्षमता रखते हैं। इनको कोई बहुत ज़्यादा हर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये दूसरे लोगों को भी रास्ता दिखाने का काम करते हैं। मीन लगन है, धनु राशि है और मूल नक्षत्र के चौथे चरण में आपका जन्म हुआ है, मूलों का जन्म है। तो हालांकि इसकी तो कुछ विशेष पूजाएं होती हैं जो कि बचपन में ही होती हैं, जन्म के साथ ही होती हैं, तो वो जरूर आपके माता पिता ने जरूर करा दी होगी। अब मैं अगर कुंडली को देखूं तो आपका शुक्र लगन में बैठा है, उच्च राशि में बैठा है। दुनिया के 5 सबसे बड़े, सबसे प्यारे राजयोग होते हैं। सबसे पहला योग होता है भद्र महापुरुष योग, दूसरा योग होता है हंस महापुरुष योग, तीसरा मालव्य महापुरुष योग, चौथा शश महापुरुष योग और 5वां रोचक महापुरुष योग। तो सबसे 3rd नंबर का सबसे प्यारा, कलयुग में सबसे प्रभावित कर देने वाला, कलयुग में इसको 1st नंबर पे भी अगर काउंट करें तो कोई बुरी बात नहीं है, सबसे प्यारा राजयोग है मालव्य महापुरुष योग। वो आपकी कुंडली के प्रथम भाव में बना हुआ है। प्रथम भाव में ये राजयोग आपको एयरलाइन में सक्सेस दिलाई, आपको सिंगापुर लेके चला गया, आपको इसने पूरा वर्ल्ड ट्रेवल करा दिया। उसके बाद उसने एक अच्छी जॉब दी और जॉब के साथ कि जॉब इसने देखा कि आपकी जॉब एक स्थिर हो गई कि इससे अलग, तो इसने आपको इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो। तो इसने आपको लाइफ कोच का सजेशन दिया, अपने लाइफ कोच का सर्टिफाइड कोर्स किया, आपने लाइफ कोच करना
लोगों को मार्ग दिखाना स्टार्ट कर दिया। शुक्र आपके लगन में सबसे अच्छे डिग्रियों में बैठे हैं। सुंदरता, लग्जरी, ऊंची, फेम, प्रतिष्ठित, अपॉर्चुनिटीज, ये सारी चीजें शुक्र से देखी जाती। जितनी भी दुनिया के अंदर लग्जरी है, ब्रांड्स, सब शुक्र से देखा जाता है। जितनी फेमस, ऊंची, प्रतिष्ठित लाइफ जियोगी उतनी सक्सेस मिलती जाएगी। जितनी ब्रांडेड लाइफ जियोगी, जितना खर्चा अपने ऊपर करोगे और अपग्रेड होती जाओगी, क्योंकि आपकी सक्सेस आपकी सोच से डिसाइड हो रही है। आयुष्य, आरोग्यता, यात्राएं, धन, स्वभाव, बल, शौर्य, रूप, चिन्ह, आकृति, प्रकृति, विद्वता और सम्मान जन्म कुंडली के प्रथम भाव से देखा जाता है। प्रथम भाव सर, चेहरा, मस्तिष्क, हड्डियां, नसें, हमारी बॉडी में जितनी भी नसें हैं ये भी प्रथम भाव से देखी जाती हैं। सरदर्द, मलेरिया, माता पिता की सेहत, पूर्वजों का आशीर्वाद प्रथम भाव से देखा जाता है। प्रथम भाव के स्वामी हैं जुपिटर, जो कि द्वितीय भाव में बैठे हैं। द्वितीय भाव धन, नेत्र, मित्र, कुटुंब, अर्जित धन, क्रय विक्रय, विद्वता, क्रोध, कोष, खजाना, यानी कि आप अपनी सोच से, अपनी काबिलियत से, अपनी खुद की मेहनत से इतिहास रच सकती हो। अगर मैं बोलूं कि आपकी कुंडली में बिजनेस टाइकून वुमेन बनने का योग है, जो कि एक दिन आपको हजारों करोड़ तक ले जा सकता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि योग ऐसे आपकी कुंडली में विद्यमान है। चंद्र मंगल महालक्ष्मी योग भी आपकी कुंडली में बना हुआ है और ये बहुत ही अद्भुत है। यानी कि आप दूसरों के लिए भी बहुत लकी हो, अपने लिए भी लकी हो, लेकिन आप जिनके साथ जुड़ोगी, जिनके साथ कार्य करोगी, उनके लिए भी बहुत लकी हो। यानी कि जहां भी आप जॉब कर रहे हो, जिनके साथ भी काम कर रहे हो, वो भी बहुत राइज, आपके जुड़ने के बाद उन्होंने बहुत राइज किया होगा। आपका जन्म केतु की दशा में हुआ, क्योंकि मूलों का जन्म है। उसके बाद आपके ऊपर इस साल 2014 के सितंबर से 2024 के सितंबर चंद्रमा की दशा थी। चंद्रमा की दशा में हालांकि इसी 10 साल में आपको 10 करोड़ से 100 करोड़ रुपए कमाने थे, लेकिन ये टाइम क्यों निकल गया? क्योंकि चंद्रमा के साथ मंगल महालक्ष्मी योग के साथ में शनि भी विद्यमान है, जिसकी वजह से विष योग बना हुआ है। तो इस विष योग की वजह से आप अपनी लाइफ में वो बड़ी अचीवमेंट्स जो अपने लिए हो सकती थी वो अचीव नहीं कर पाई। जिनके साथ जुड़ी वो तो राजा बन गए, लेकिन अपने लिए आप अचीव नहीं कर पाए, क्योंकि साथ में विष योग भी बना हुआ है। तो विष योग का सॉल्यूशन तो आपको अपने जीवन में जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये प्रारब्ध है, पूर्व जन्म निर्धारित है। यानी कि आपके द्वारा किया गया कोई ना कोई ऐसा पाप कर्म जरूर रहा होगा, जिसकी वजह से आपकी मेहनत का फल किसी और को मिल रहा है। कि आपने अपना बिजनेस अभी शुरू नहीं किया, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आगे नहीं करोगे, आगे बहुत बड़ी सक्सेस है, तभी शायद आप मेरी बात सुन रही हो, समझ रही हो। एक तो आपको एक नारियल रविवार के दिन गंगा जी को समर्पित करना है और अपने वजन के बराबर आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को खिलाना है। और अपने घर में जितने भी ब्लड रिलेटिव हैं सबसे बराबर पैसे लेकर सूर्य विष्णु यज्ञ और हरिहरात्मक यज्ञ करना है, क्योंकि आपकी कुंडली में विष योग और जो ग्रहण दोष लगा है, ग्रहण दोष क्या करेगा? पिता के लिए अच्छा नहीं होता। पिता की हेल्थ के लिए, उनकी वेल्थ के लिए, उनकी सक्सेस के लिए, हार्ट के लिए, बीपी के लिए। पर आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि आप सिंगापुर में 6 साल रही, उसके बाद आप बॉम्बे, तो आप पिता के साथ तो रही नहीं। आप आई साल में 10-15 दिन, महीना, 2 दिन के लिए आई और चली गई। तो ये भी शायद भगवान को, शायद उनकी लंबी आयु उनकी कुंडली में होगी, तभी आपसे उनका वियोग, यानी कि आपसे दूरी हो गई। आप दूर रही भाई, अगर वो नहीं गए दूर तो आप चली गई, चाहे पढ़ने के लिए, पहले पढ़ने के लिए गई, फिर जॉब के लिए चली गई, अभी भी जॉब के लिए, अब साथ में लाइफ कोच, अब ट्रैवल, इसमें भी ट्रैवल बहुत है। तो ये ग्रहण के लिए आप परमानेंट इसका सॉल्यूशन, क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी किस्मत में जो पैसा लिखा है, आपकी मेहनत करके जो पैसा आपकी किस्मत में आना लिखा है, वो आपको मिल नहीं रहा है। 90% प्रोग्रेस तो आपकी हो ही नहीं रही है। उसको पाने का ये एक मार्ग है, एक वे है। जब तक व्यक्ति अपने पूर्व जन्म के प्रारब्धों से, पाप कर्मों से, दोषों से मुक्त नहीं होगा, तब तक वो अपने आप को अपग्रेड नहीं कर सकता। अपने आप को अपग्रेड करने का तरीका है कि अपने आप को इन दोषों से मुक्ति दिलाना। जब इन दोषों से मुक्त होगे, आप अपने आप अपग्रेड हो जाओगे। लेकिन जो आपकी कुंडली में और ग्रहों की पोजीशन है, जैसे सूर्य आपके 12वें घर में बैठे हैं, वो
8वें घर के मालिक हैं, जो छठे घर के मालिक हैं। छठे घर का मालिक छठे घर में, 8वें घर में, 12वें घर में बैठ जाए तो उसको विपरीत राजयोग कहते हैं। तो आपका जो सूर्य है वो विपरीत राजयोग बनाए हुए है, जिसकी वजह से आप ट्रैवल कर रहे हो। 12वां घर विदेश का भी है, दूर का भी है, यात्राओं का भी है। तो आप की मम्मी और सिस्टर सही कहती हैं, स्प्रिंग लगे हुए हैं और ये स्प्रिंग हट नहीं सकते। सिर्फ अगर मैं आपको बोलूं कि आपकी पूरी लाइफ में एक शादीशुदा जो लाइफ होगी, उसके लिए थोड़ा सा मैं असमंजस में हूं। जब भी आप शादी करोगे तो अच्छे से मैच करके करना, अच्छे से समझ के करना, क्योंकि एक ही डिसीजन आपके पूरे लाइफ, पूरे करियर को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और वैसे भी शायद आपने बताया कि आप भाटी हो, भाटी गुजर होते हैं। हाँ जी। तो ये एक डिसीजन बड़ा सोच समझ के, क्योंकि बहुत ही अपग्रेड फैमिली में, बहुत ही अपग्रेड माइंड फैमिली में आपको शादी करनी है, वरना बहुत सारी चीजें आपके लिए आपकी प्रॉब्लम का कारण भी बन सकती हैं। लेकिन आपको अपनी जॉब, अपने करियर को कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि ये आजीवन मात पिता भ्राता हर कोई, संकट में पूछत नाही कोई, स्वामी एक है आस तुम्हारी, हाय हर हो मम संकट भारी, धन निर्धन को देत सदाई, जो कोई जाचे सो फल पाही। माता पिता, भाई बहन, ये सब शरीर के रिश्ते हैं। एक घर में आपका जन्म हो गया, पिता और एक पुरुष और एक स्त्री माध्यम बने, वो आपके माता पिता है। बट किसके माता पिता? वो शरीर के माता पिता है। जब तक उनका शरीर रहेगा और आपका शरीर रहेगा, तब तक वो आपके माता पिता है। जब आपका शरीर खत्म हो जाएगा तो आपको तो पता ही नहीं आपके अब नए जन्म कहां पर होगा, कौन नए माता पिता होंगे, पता नहीं। हो सकता है इस जन्म में हमने जिसको सबसे ज्यादा कष्ट पहुंचाया वही अगले जन्म में माता पिता, या अगले जन्म में वो बच्चे बन के पैदा हो जाए। तो ये तो भगवान की अपनी लीलाएं हैं। भगवान हर करनी का फल, हर कर्म का फल व्यक्ति को जरूर किसी न किसी रूप में देता है। तो ये जो मैंने चीजें बताई कि सब रिश्ते हैं, सब एक दिन समय आने पर, माता पिता ने आपको पाल पोस के बड़ा कर दिया, आपका करियर बना दिया, आप जॉब करने लग गए, बिजनेस करने लग गए। अब उनकी एज भी हो गई, अब उनको भी दोबारा कहीं जाना है, जन्म लेना है, फिर एक शिखा को इस दुनिया में लाना है, माध्यम बनना है। तो वो भी एक ना एक दिन दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे। भाई बहनों की शादियां हो जाएंगी, वो अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगी। आज आपकी बहन या भाई के बच्चा हो गया, अब वो उससे बहुत अटैच्ड हैं। अब कल उनके लिए प्रायोरिटी शिखा थी, आज उनके लिए प्रायोरिटी उनकी बेटी हो गई। समय समय पर प्रायोरिटी चेंज हो जाती है। तो अब आप रह रही हो बॉम्बे में, आज प्रॉब्लम कुछ पड़ जाए तो भाई को बोलोगे, भाई बॉम्बे से टिकट कराएगा, फिर बॉम्बे जाएगा। लेकिन आप 24 घंटे, आपकी कौन ऐसा व्यक्ति है जो 24 घंटे आपकी केयर कर सकता है, रक्षा कर सकता है, आपका साथ दे सकता है, आपको मुसीबतों से, परेशानियों से छुटकारा दिला सकता है? एवरी मोमेंट, एवरी सेकेंड, कौन ऐसा व्यक्ति है? मेरी लाइफ में एक्चुअली मैं सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन अभी खुद ही निकालती हूँ। ये मेरे क्वेश्चन का भी जवाब है कि 24 घंटे आपके साथ सिर्फ आप ही तो होते हो। राइट। 24 घंटे, एवरी सेकंड आपके साथ कौन है? आप खुद हो। बिल्कुल। तो आप ही अपने आप को बचा सकते हो, आप ही अपनी रक्षा कर सकते हो, आप ही अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो अगर आपने जॉब छोड़ दी, बिजनेस खत्म कर दिया, तो कल को आपको किसी के ऊपर, मेरा तात्पर्य अकॉर्डिंग टू योर कुंडली, आपको कभी किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहना, अपना करियर मेंटेन करना है। और एक दिन अगर आपने इस पे मेहनत की, फोकस किया, तो वो दिन दूर नहीं जब आप बिजनेस टाइकून वुमेन बनोगी और आप मेरे इन वर्ड्स को याद करोगी। बिल्कुल। और आप बोलोगी 100 जगह कि आई बिलीव कुणाल वर्ड्स एस्ट्रोलॉजी, कि एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से उन्होंने कोई बात बोली थी और आज वो सिद्ध हो गई। क्योंकि मैं तो वही बता रहा हूं जो मैं देख रहा हूं। तो आपने अपने करियर को तो फोकस, और आने वाला समय, आने वाला फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट है। पिता को एक तांबे का गिलास, तांबे का जग जरूर गिफ्ट करना। पिता के साथ ये जो तांबा है सूर्य का प्रतिनिधित्व है, और पिता को दिए गए, पिता की आयु में वृद्धि, उनकी हेल्थ में वृद्धि भी करेगा, उनके बिजनेस में भी वृद्धि करेगा। तो ये बहुत अच्छा है, फायदा है, बहुत अच्छा है उनके लिए। और आपके लिए जो सबसे अच्छा रत्न था, आपने शायद आज पूछती तो मैं आपको कभी रिकमेंड नहीं करता पुखराज, लेकिन क्योंकि आपने ऑफलाइन, ऑनलाइन मेरे से बात की थी,
क्योंकि एस्ट्रो विद कुणाल शो को जो हमने शुरू किया है उसका मोटिव ये रखा है कि उपायों के बिना भी हम अपनी किस्मत को बदल सकते हैं, रत्नों के बिना भी हम अपनी किस्मत को बदल सकते हैं, सिर्फ अपने नेचर से, व्यवहार से, अपने कर्मास से। तो आपने भी जो तरक्की है, सही बताऊं, स्टोन्स तो आपने अभी पहना है, पिछली जितनी सक्सेस है वो आपने अपनी मेहनत से, सही समय पर लिए गए सही डिसीजन से प्राप्त करी है। और आज हजारों लाखों लड़कियां आपको देख रही होंगी, तो मैं चाहूंगा कि आपसे उनको जो इंस्पिरेशन मिल रही है उसको अपने अंदर जागरूक करें और खुद अपनी काबिलियत सिद्ध करें, अपने माता पिता की नज़रों में, अपने भाई बहनों की नज़रों में, अपने परिवार के, दोस्तों की, रिलेटिव्स की नज़रों में, अपनी सिटी की नज़रों में, अपनी देश की नज़रों में। ऐसी बहुत सारी आज हमारे देश का भी एक आह्वान है कि घर घर बेटी, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी लिखाओ, बेटी को तरक्की कराओ, बेटी को अपॉर्चुनिटीज़ दो, बेटी को प्यार करो, केयर करो। बट मैंने एक बहुत प्यारी वीडियो किसी ने बनाई थी, किसी शायद पता नहीं आपके मैंने कहीं देखी थी कि आज के समय पे बेटों को भी पढ़ाने की ज़रूरत है। तो हम सिर्फ कहते रहते हैं बेटी पढ़ाओ, बेटी को लिखाओ, पर अपने बेटों को भी पढ़ाना आज के समय पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अपने बच्चों को संस्कार देंगे तो वो किसी दूसरे की बेटी के साथ कभी कुछ गलत नहीं करेंगे। आज जितने भी अत्याचार, दुराचार हो रहे हैं ना, उसके एकमात्र कारण आप स्वयं हो, क्योंकि आप अपने बच्चों को उचित संस्कार, उचित मार्गदर्शन नहीं दे रहे हो। जो बच्चे ये जघन्य अपराध कर रहे हैं उनके भी तो कोई ना कोई माता पिता होंगे ना, तो उनको सिर्फ मंथन करना है कि कहां पर उनसे गलतियां हुई हैं। कभी कभी बहुत सारे माँ बाप को ऑफिस में आए, ये मैंने कहते सुना है कि ऐसी औलाद से तो कुणाल जी हम बेऔलाद अच्छे, बट जब समय रहते उनको सुधारने का समय था, आपने नहीं सुधारा। अब पछताने का क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। तो आप हमारे साथ आज इस मंच पर आई, एस्ट्रो विद कुणाल में जुड़ी, आपका बहुत अच्छा सेशन रहा। और कुछ आप हमारे दर्शकों को बताना चाहोगी? तो मैं एक्चुअली बस यही बोलूँगी कि चाहे आप किसी लाइफ कोच के पास जाएं या आप किसी एस्ट्रोलॉजी के पास जाएं, अगर आपका माइंड पे कंट्रोल नहीं है तो आपको कोई सोल्यूशन नहीं दे सकता, आपको कोई गाइड नहीं कर सकता। और सेकेंडली, अगर आप किसी के पास जा भी रहे हैं तो आपको उनके अंदर पूरा फेथ दिखाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपके पास आ रहा है किसी चीज़ का, जैसे आप बोलते हैं आप सोल्यूशन नहीं देते, आप सजेशन देते हैं, तो कोई अगर आपके पास आ रहा है तो वो इंसान को आप पे फेथ दिखाना ही पड़ेगा, उसके बिना चीज़ें नहीं होती हैं। अगर कोई मेरे पास भी लाइफ कोचिंग के लिए आ रहा है, दैट पर्सन हैज़ टू हैव फेथ कि हाँ यहाँ से मुझे गाइडेंस मिलेगा। तो ये दो ही चीज़ें बोलूँगी, एक तो अपना माइंड सही रखो बिल्कुल, और अगर आप किसी के पास जा रहे हो, एस्ट्रोलॉजर या किसी लाइफ कोच के पास भी जा रहे हो, तो फेथ दिखाना ज़रूरी है। विश्वास बहुत बड़ा बहुत ज़रूरी है। इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। हाँ। कि आप जैसा सोचते हो, जो कंटिन्यूसली सोचते हो, वो आपके जीवन में जरूर होता है। बिल्कुल। जैसे मुझे ना, मैं एक एग्जांपल दूंगी, कुछ लोग मुझे जब अप्रोच करते हैं वो हमेशा मुझे बोलते हैं कि क्या आप हमारी प्रॉब्लम का सलूशन दे सकते हो। तो मैं कभी नहीं बोलती कि नहीं मैं दे सकती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी किसी को किसी की प्रॉब्लम का सलूशन नहीं बता सकता, सिर्फ गाइड कर सकते हैं कि ये रास्ता है। हाँ, सलूशन आपको खुद ब खुद ढूंढना है वहाँ पे। देखो, एस्ट्रोलॉजी भी तो यही करते, किसी का समय बहुत खराब चल रहा है तो वो कुंडली दिखा करके वो उसको ये पता चल जाता है कि अभी अक्टूबर तक आपका समय बहुत खराब है। चेंज तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन अक्टूबर तक आपको ये सहना है और अक्टूबर के बाद बहुत बढ़िया टाइम है। टाइम तो आदमी को उस अच्छे टाइम को सुन के इस खराब टाइम को निकालने की ताकत मिल जाती है। बिल्कुल। ये एस्ट्रोलॉजी है। बिल्कुल। तो मैं तो बस यही बिलीव करती हूँ कि अगर आपका माइंड सही जगह पर कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज जो लाइफ कोच के रूप में हमारे दर्शकों को आप बताना चाहती हो?
बिल्कुल। तो जैसे कि हमने स्टार्ट ऑफ द सेशन भी डिस्कस किया था कि बहुत लोग नेगेटिव थिंकिंग से सफ़र करते हैं, और आजकल क्या ट्रेंड बनता है ना कि अगर हम खाली बैठे हैं तो हम रील्स देखते हैं, माइंडलेसली हम रील्स देखते हैं। जो चीज़ हम देखते हैं ना वही चीज़ हमारे दिमाग में बैठती है। तो लोगों को बहुत केयरफुल रहना पड़ता है कि आप क्या चीज़ देख रहे हो, आपके आसपास क्या चीज़ आप कंज्यूम कर रहे हो। जितना आप अपने आसपास का एनवायरनमेंट पॉजिटिव रखोगे उतना ही आपका माइंड फंक्शन करेगा पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो आजकल, बिकॉज मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यूथ को ये रील्स देखना बहुत पसंद है। खाली बैठते हैं तो अपने साथ टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, कुछ बुक नहीं पढ़ेंगे, कुछ अच्छा कॉन्वर्सेशन नहीं करेंगे, सिर्फ रील्स देखते रहेंगे। तो मैं यही सजेशन एडवाइस एज अ लाइफ कोच दूंगी कि प्लीज़ आप उन्हीं चीज़ों से जुड़िए जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं। बाकी सब चीज़ एकदम नॉनसेंस है और वो वेस्ट ऑफ टाइम होता है, उस पर प्लीज़ आप अपनी लाइफ वेस्ट मत करिए। तो अगर आपको एक्चुअली में अपनी थिंकिंग पॉजिटिव रखनी है तो पॉजिटिव चीज़ें देखना भी शुरू करो। देखो, है तो गलत, हाँ, पर सच है कि पुराने समय में आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा होते थे और वो अपनी दासियों को या गरीब घर की लड़कियों को उठवा लेते थे और उनको नचवाते थे। बहुत बड़े बड़े राजा, जितने भी आप रियासतों के बारे में सुनोगे, हाँ, वो उनके अलग एक रंग महल बने होते, हाँ, थे, नचवाते थे। पर कौन नाचते थे? जो गरीब घर, उनको उठवा लेते थे जबरदस्ती, जानबूझ के, पैसे के लालच में। ये सब बातें मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन आज के समय पे बहुत बड़े बड़े घर की लड़कियां इन रील्स के माध्यम से नाच रही हैं, हाँ, और मैं देख रहा हूं झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला हर गरीब आदमी उनको देख रहा है। हाँ। प्रकृति का नेचर है चेंज। जीवन में हमेशा समय एक जैसा नहीं रहता। ये सच बात है। आज आप अपने समय को नष्ट कर रहे हो, रील देख देख के अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, अपना समय खराब कर रहे हो। जब तक समझ आएगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और कुछ हाथ पल्ले नहीं पड़ेगा। जब आपका बच्चा पूछेगा पापा फीस जमा होनी है, तब आपके पास फीस देने के लिए पैसे नहीं होंगे। इस पर विचार कीजिएगा कि आप अपने बच्चों को, आपके पिता ने तो एक घर दिया, एक ऑफिस दिया, एक गाड़ी दे दी, आप अपने बच्चों को क्या देने वाले हो? इस पर विचार कीजिएगा। आज का एक मूल मंत्र जरूर देना चाहूंगा दोस्तों, जो आपके घर को, क्योंकि आज लाइफ कोच हमारे साथ जुड़ी हैं, एक ऐसा ही सॉल्यूशन जो कि उसका नेचर भी बन जाए तो उसके जीवन को बदल सकता है। दोस्तों, जब आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले अपने घर के सारी एक एक लाइट्स कमरों में जरूर जलाएं और अपने घर में कुछ पॉजिटिव मंत्र, चैंटिंग या हनुमान चालीसा को बजा दें, और इतनी धीमी आवाज में बजाएं, इतनी आवाज में बजाएं कि घर के हर कोने में वो आवाज जाने लगे। सुबह 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे के बीच, मतलब तब हो जाना चाहिए जब आपके बच्चे उठ रहे हों, तैयार हो रहे हों। वो ध्वनि धीरे 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 आपके बच्चों के अंदर की सारी नेगेटिविटी को समाप्त कर देगी और उनको उनके जीवन में सही पथ क्या होना चाहिए, उनका मार्गदर्शन क्या होना चाहिए, उनको सही रास्ते पर ले जाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। बहुत अच्छा लगा हमें शिखा जी से मिलके और बहुत पॉजिटिविटी खुद मुझे भी मिली है। मुझे भी शिखा जी से सीखने को कुछ मिला है और ऐसे ही और भी हस्तियों के साथ मिलेंगे। आपका मार्गदर्शन, आपका जो आपके आइडल बन सकें, जो आपको आपकी अपनी जर्नी के माध्यम से आपको इंस्पायर कर सकें, ऐसे लोगों को हम लाते रहेंगे और आपके सामने जुड़ते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।